वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी तालीमी पॉलिसी के नफाज में होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। वज़ीर आज़म ने कहा, NEP 2020 को हर मुमकिन रसाई, इश्तराक, शमूलियत और मेयार के मकासद के साथ किया जा रहा है नाफिज। वज़ीर आज़म ने स्कूली तलबा में तकनीक के ओवर एक्सपोजर से बचने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन के हाइब्रिड निज़ाम को डेवलप करने पर दिया जोर। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज नागपुर में इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IIM के मुस्तकिल कैंपस का करेंगे दौरा। करेंगे इफ्तिताही तकरीब में मरकजी वजीर नितिन गडकरी और धर्मेंद्र प्रधान भी रहेंगे मौजूद। साल के पहले गर्दाबी तूफान आसानी के बंगाली खलीज के ऊपर आने का इम्कान। खलीज बंगाल के जनूब मशरक में गहरा दबाव बनने से आज गर्दाबी तूफान के तेज़ होने का अंदेशा। शाम तक तूफान के खलीज बंगाल के ज़बरदस्त गर्दाबी तूफान में तब्दील होने का इम्कान। माहीगीरों को समुद्र में न जाने की वार्निंग जारी। बीजेपी लीडर तजेंद्रपाल सिंह बग्गा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। मोहाली कोर्ट की गिरफ्तारी के वारंट के खिलाफ समाअत में हाईकोर्ट ने बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक लगाई थी रोक। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के खुले कपाट। बद्रीनाथ धाम में बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद कर रहे हैं पूजा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन समेत G7 लीडर यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से वर्चुअल तरीके पर करेंगे बातचीत। बरतानिया यूक्रेन को 1.3 बिलियन पाउंड और फौजी इमदाद फराहम करेगा। तबाहशुदा शहर से निकाले गए मारियोपोल के शहरी बेज़ीविंस पहुंचे। खेलों में IPL 2022 में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। एक और मैच में चेन्नई और दिल्ली कैपिटल्स होंगे आमने सामने। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नज़र डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी तालीमी पॉलिसी के निफाज का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को कौमी धारे में दोबारा शामिल करने से लेकर आला तालीम में मल्टीपल एंट्री एंड एग्ज़िट के निज़ाम को मुतारिफ कराने तक इस नौयत की बहुत सी पहल और इस्लाहात शुरू की गई हैं जो मुल्क की तरक्की में मौसर साबित होंगी। वज़ीर आज़म को बताया गया कि नेशनल स्टीयरिंग कमेटी की रहनुमाई में कौमी निसाब के फ्रेमवर्क की तैयारी का काम पूरी तरह से जारी है। स्कूली तालीम में बेहतरी, बाल वाटिका में क्वालिटी, ECCE, नवीन भारत विद्या प्रवेश, इम्तहानात में इस्लाहात और आर्ट से मरबूत तालीम, इख्तरात, खिलौनों पर मबनी तदरीस और बच्चों की मजमूई ज़हनी नशोनुमा के लिए ऐसे पहलुओं को अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल जाने वाले बच्चों को टेक्नोलॉजी से मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ कराने और ओवर एक्सपोजर से बचाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन सीखने का एक हाइब्रिड निज़ाम वज़े किया जाना चाहिए। आंगनवाड़ी मराकज़ की डेटाबेस को बगैर किसी रुकावट के स्कूल के डेटाबेस के साथ मरबूत किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे आंगनवाड़ी से स्कूलों में दाखिल होते हैं। स्कूलों में बच्चों की सेहत का बाकायदा मुआयना, स्क्रीनिंग टेक्नोलॉजी की मदद से की जानी चाहिए। तलबा में नज़रियाती सलाहियतों को फ़रोग़ देने के लिए मकामी तौर पर तैयार करदा खिलौनों के इस्तेमाल पर जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी मशवरा दिया कि साइंस लेबॉरेटरियों वाले सेकेंडरी स्कूलों को अपने इलाके के किसानों के साथ मिट्टी की सेहत और जांच के बारे में बेदार करने के लिए जुड़ना चाहिए। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलते वक्त के साथ तैयारी सरहदी इलाकों की मुसलसल तरक्की दिफाई हिकमत अमली का एक हिस्सा है। वज़ीर दिफा ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO पर जोर दिया कि वो टेक्नोलॉजी के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल के ज़रिए अपनी सलाहियत को मज़ीद बेहतर बनाएं और सरहदी इलाकों के बुनियादी ढांचे को तेज़ रफ्तारी से मजबूत करने की कोशिशें भी अंजाम दें। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह नई दिल्ली में तंजीम के 63वें यौम तासीस के मौके पर मुनक़दा तकरीब में BRO की तमाम रैंक से खिताब कर रहे थे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान मनाए जाने वाला यह स्थापना दिवस भी BRO को
राष्ट्र निर्माण के नए लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। मुझे बताया गया कि बीआरओ के पहले प्रोजेक्ट की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश के भालुकपोंग और टेंगा जैसे सुदूर गांवों को आपस में जोड़ने से हुई थी। आगे चलकर जनपदों, राज्यों और प्रांतों को आपस में जोड़ने वाला बीआरओ आज हमारे मित्र राष्ट्रों में अपनी सेवाएं देकर उनको हम सब से जोड़ने का कार्य कर रहा है। बीआरओ पिछले 6 दशकों से सीमावर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक मजबूत स्तंभ बना हुआ है। 1960 में सिर्फ 2 प्रोजेक्ट से बढ़कर यह अब 18 प्रोजेक्ट तक पहुंच गया है। और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज नागपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM के तौसीशुदा कैंपस का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी और धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहेंगे। नागपुर शहर में वर्धा रोड के मिहान इलाके में वाक़ IIM नागपुर 132 एकड़ अराजी पर मुहैयत है। इसका इफ्तिताह अगस्त 2015 में हुआ था। ये IIM कैंपस में एम्स अस्पताल से मुत्तसिल है। फिलहाल IIM नागपुर अपने कैंपस में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों और मुख्तलिफ ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्रामों के जरिए 668 तलबा को मैनेजमेंट की तालीम फराहम कर रहा है। कैंपस में 20 हाईटेक क्लासरूम और 24 तरबियती मराकज़ के साथ 400 अफराद के बैठने की गुंजाइश वाला कन्वेंशन सेंटर भी मौजूद है। और उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के दरवाजे आज सुबह से खोल दिए गए हैं। इस मौके पर वजीर आला पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। वहीं 4 धाम यात्रा का रवा माह की 3 तारीख को अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के दरवाजे खुलने के साथ आगाज हुआ था। रवा बरस यात्रियों की बड़ी तादाद 4 धाम यात्रा में शामिल हो सकती है। काबिल जिक्र है कि 2019 के बाद पहली मरतबा ये यात्रा कोरोना से मुतालिक पाबंदियों के बगैर शुरू हुई है। बद्रीनाथ धाम का कपाट भी आज खोल दिया गया है। अगली खबर, खलीज बंगाल में मंडरा रहे तूफान के आज शाम तक 75 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार के साथ गर्दाबी तूफान में तब्दील होने का खदशा है और ये शुमाली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साहिली इलाकों की तरफ बढ़ सकता है। इस सिलसिले में महकमा मौसमियात ने खुसूसी एडवाइजरी जारी करके इसकी जानकारी दी। अगर ये तूफान गर्दाबी तूफान में तब्दील होता है तो इस मौसम का ये पहला गर्दाबी तूफान होगा। इसे आसानी का नाम दिया गया है। गर्दाबी तूफान के खतरे के पेश नज़र माहीगीरों को अंडमान निकोबार जज़ायर और जुनूब मशरक़ खलीज बंगाल में ना जाने का मशवरा दिया गया है। इसके साथ ही समुद्र में मौजूद माहीगीरों को भी साहिल पर लौटने के लिए कहा गया है। महकमा मौसमियात के दफ्तर ने अंडमान निकोबार जज़ायर में मछली पकड़ने और सियाहत से वाबस्ता तमाम सरगर्मियों को फिल वक्त रद्द करने का मशवरा दिया है। और नज़र डालते हैं कोरोना वबा के कहर पर। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। कोरोना वायरस के केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा जारी है। अब तक कोरोना इन्फेक्शन के 43 करोड़ 32 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं। वहीं 59,56,000 लोगों की जानें कोरोना इन्फेक्शन से तल्फ हुई हैं। अमेरिका कोरोना इन्फेक्शन से मुतासरा ममालिक में सरफहरिस्त है। अमेरिका में अब तक कोरोना के 85 मिलियन से ज़्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 9,72,000 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। वहीं यूरोपीय ममालिक में भी कोरोना इन्फेक्शन कमज़ोर होता नज़र नहीं आ रहा है। फ्रांस में सबसे ज़्यादा 2 करोड़ 50 लाख केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि बरतानिया में भी कोरोना मुतासरीन की तादाद 18 लाख से तजावुज़ कर गई है। रूस में 16 मिलियन से ज़्यादा और जर्मनी में 14.5 मिलियन से ज़्यादा मामला दर्ज हुए हैं। नाज़रीन, आज मदर्स डे है। दुनिया भर में माओ का आलमी दिन मई के दूसरे इतवार को मनाया जाता है। रवा बरस 2022 में 8 मई को मदर्स डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने की शुरुआत बाकायदा तौर पर 1914 में हुई थी। और यूक्रेन में रूसी अफवाज की अस्करी कार्रवाई जारी है। इस दौरान यूक्रेन की अफवाज ने खार्किव के इलाके में रूसी फौज को खुदकार हथियारों से निशाना बनाया। खबर रिसा इदारे रॉयटर्स की तरफ से बनाई गई वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हाउटर्स असलाह से यूक्रेनी फौज रूसी अफवाज को निशाना बना रही है और वहां से धुएं के गुब्बार उठ रहे हैं। इससे कबल हफ्ते को रूसी फौज ने यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव के करीब शुमाल मशरक में रिहायशी बस्तियों पर गोलीबारी की थी। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने बताया कि इन हमलों ने यूक्रेनी अफवाज फोर्सेस की जानिब से जवाबी कार्रवाइयों को कम करने के लिए सड़क के 3 बड़े पुलों को उड़ा दिया।
इस दौरान यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने बताया कि एस्तेसवाल स्टील प्लांट पर फंसे हुए तकरीबन 300 से ज़्यादा अफराद को बाहिफाजत वहां से निकाल लिया गया है। इस मौके पर यूक्रेन के सदर ने बैनुल-अक़वामी रेड क्रॉस और अक़वाम मुत्तहिदा की टीमों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने एज़ोस्ताल स्टील प्लांट से शहरियों के इनखला में भरपूर मदद की है। उन्होंने कहा कि 300 से ज़्यादा बच्चों और ख़वातीन को इनखला के बाद महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग में इतवार को होने वाले पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर हैदराबाद से होगा। मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है और ये दोनों ही टीमें दौड़ में बनी हुई हैं। बेंगलुरु ने 3 मैच हारने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच जीतकर वापसी की थी। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम लगातार 3 मैच हारने के बाद मैदान में उतर रही है। ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद की कोशिश होगी कि मैच जीतकर बेहतरीन कारकर्दगी अंजाम दे। इस मैच में सबकी निगाहें विराट कोहली और केन विलियमसन पर रहेंगी। ये दोनों ही तजर्बेकार बल्लेबाज हैं और इन दोनों खराब कारकर्दगी से गुजर रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में इतवार को खेले जाने वाले दूसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। चंद अहम खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी और कैंप में कोरोना वबा की जद में आने के बावजूद दिल्ली कैपिटल्स ने खुद को प्लेऑफ की दौड़ में बरकरार रखा है। 5 शिकस्त के बावजूद इनका नेट रन रेट काफ़ी बेहतर रहा है। इसके साथ ही इनकी हरीफ चेन्नई सुपर किंग्स के पास अहम खिलाड़ियों की कमी है और चेन्नई की टीम चंद अहम खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में अपना बेहतरीन मुजाहरा नहीं कर पाई है। चेन्नई सुपर किंग्स अभी भी प्लेऑफ की दौड़ में है, लेकिन उनके लिए रास्ता आसान नहीं है। चेन्नई की टीम गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों शोबों में मुश्किलात का शिकार होती नजर आ रही है। इंडियन प्रीमियर लीग में हफ्ते को खेले गए पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्रर 20 ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर 189 रन बनाए। टीम की जानिब से जैनी ब्रिस्टो ने 56 रन बनाए। जवाब में राजस्थान ने 4 विकेट गंवाकर 2 गेंद बाकी रहते हुए अपने हदफ को हासिल कर लिया। राजस्थान की जानिब से यशस्वी जायसवाल ने 68 रन की शानदार इनिंग खेली। इंडियन प्रीमियर लीग में हफ्ते को खेले गए दूसरे मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 75 रन से शिकस्त दे दी। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 176 रन बनाए। टीम की जानिब से डिकॉक ने निफ्ट सेंचुरी खेली। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स की पूरी टीम 14.3 ओवर में सिर्फ 101 रन पर ही ढेर हो गई। लखनऊ की जानिब से ओवैस खान और जेसन होल्डर ने 3-3 विकेटें हासिल की। इस जीत के साथ ही लखनऊ सुपर जायंट्स पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। और टेनिस में नौम्र टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने आलमी नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को शिकस्त देकर मैड्रिड ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। कार्लोस ने फाइनल मुकाबले में जोकोविच को 6-7, 7-7, 6-5 से शिकस्त दी। इससे कबल अल्काराज ने क्वार्टर फाइनल में राफेल नदाल को शिकस्त दी थी। कार्लोस दुनिया के पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने क्ले कोर्ट्स पर 2 दिनों में 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले राफेल नदाल और 20 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले नोवाक जोकोविच को शिकस्त दे दी है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला का आज 61वां यौम तासीस है। इस मौके पर नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रीमियर इंस्टीट्यूट में 2 नए प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। काबिल जिक्र है कि इस इदारे को फ़रोग देने के लिए हुकूमत 3 सालों में 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सरमायाकारी कर रही है। इस मौके पर वजीर खेल ने बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों और उनके कोच को भी एजाज़ात से नवाजा। मरकजी वजीर खेल ने 268 एकड़ पर मुहैयत कैंपस के मुख्तलिफ हिस्सों का भी दौरा किया और बातचीत करते हुए खिलाड़ियों, कोचों और ओहदेदारों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इस वक्त भारतीय खिलाड़ी मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में तारीख रक़म कर रहे हैं और हुकूमत सरकारी मंसूबों के जरिए खिलाड़ियों की हर मुमकिन मदद में सरगर्म है। अगर मुल्क के खिलाड़ी बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने नाम की धूम मचा रहे हैं तो इसकी एक बड़ी वजह खेल का बदलता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़मीनी सतह पर खिलाड़ियों की बरह रास्त मदद के लिए ज़रूरी इदारों का सामने आना भी शामिल है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पटियाला में कायम है, जो कि नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, जहां 61वें यौम तासीस की तक़रीबात के मौके पर 2 नए कामों का संग बुनियाद रखा गया। मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर ने किचन और डाइनिंग हॉल का संग बुनियाद रखा और इसके साथ ही कंडीशनिंग हॉल का भी संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वजीर खेल ने खिलाड़ियों और कोचेस को भी एजाज से नवाजा और उनसे बातचीत की, उनकी हौसला अफजाई की।
वज़ीर खेल ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के बॉक्सिंग हॉल का भी जायजा लिया, जो जदीद तकनीक की मदद से तामीर किया गया है। इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए वज़ीर खेल ने कहा कि स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट को जदीद बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ खिलाड़ियों के हौसले बुलंद करने की भी बहुत कोशिशें की जा रही हैं। पिछले 6 दशकों में जो खेल जगत के लिए NIS पटियाला की भूमिका रही वो सराहनीय है, अभूतपूर्व है। और मोदी जी की सरकार में हमने यहाँ पर आधारभूत ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुधार करने के लिए, ताकि खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर हो, उसके लिए लगभग 150 करोड़ रुपया पिछले कुछ वर्षों में खर्च किया है। हम भविष्य में ये भी देख रहे हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्पोर्ट्स कोचिंग में ज़्यादा जोड़ा जा सके और खिलाड़ियों के लिए और सुविधाएं मिलें, ताकि भारत और मेडल भविष्य में जीत सके। इस मौके पर टोक्यो ओलंपिक्स में जॉवलिन थ्रो में मुल्क के लिए तलाई तमगा जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने तुर्की से ऑनलाइन ज्वाइन किया। फैमिली की तरह है NIS, क्योंकि 2015 में मैं वहाँ पे आया था और वहाँ पे चाहे सिक्योरिटी गार्ड है, कोचेज हैं या जो रिकवरी रूम में काम करते हैं, मेरे हिसाब से सर ये मस्ती आपस में होनी चाहिए, क्योंकि ये टाइम बाद में बहुत याद आएगा जब हम स्पोर्ट्स छोड़ देंगे या बाद में हम इन दिनों को याद करेंगे, तो यही टाइम है एक अच्छी यादें बनाने का। भारत ने टोक्यो ओलंपिक्स में 7 तमगे जीतकर एक नई तारीख रकम की, लेकिन अब आगे बढ़ने की बारी है, ताकि खिलाड़ियों को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार किया जा सके और खिलाड़ी जल्द अज जल्द चोट से बेहतर तौर पर निकलकर नई तैयारी करें। उनकी तैयारी इसके साथ ही साबिक खिलाड़ियों को शामिल करके उनके तजर्बे से भरपूर इस्तेफादा किया जा सकता है, जिसका मकसद मुस्तकबिल में मुल्क के लिए तमगे जीतने वाले खिलाड़ियों को नए सिरे से सींचना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। हमने नाइट स्कूल, स्कूल ऑन व्हील्स, टेक व्हील स्कूल जैसे मुख्तलिफ किस्म के स्कूल देखे हैं, लेकिन अब हम आपको एक मुनफरिद स्कूल से मुतारफ़ कराते हैं जो अपनी नौइयत का पहला स्कूल है, जिसे होप ऑन व्हील्स के नाम से जाना जाता है। ये स्कूल बस की शक्ल में दस्तयाब कराया गया है, ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए जो फ्लाई ओवर के नीचे रहते हैं और सिग्नल पर भीख मांगते हैं। इस स्कूल का मकसद स्ट्रीट किड्स को तालीम हासिल करने के लिए राग़िब करना है और उनके मुस्तक़बिल को संवारना है। मुंबई ख्वाबों का शहर है, जिसने हमेशा लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद की है। इसने बहुत से लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं। शहर में हर बार कुछ न कुछ नया होता है। आज हम आपको एक नए स्कूल में ले जाते हैं, जिसे होप ऑन व्हील्स के नाम से जाना जाता है। ये उन बच्चों के लिए एक अनोखी पहल है जो फ्लाई ओवर के नीचे रहते हैं और ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते हैं। यूथ विद ए मिशन फाउंडेशन के इस इक़दाम का मकसद शहर के फुटपाथों पर रहने वाले बच्चों को मेयारी तालीम फराहम करना है। इन बच्चों के वालिदैन तालीम की अहमियत को समझा रहे हैं और अपने बच्चों को कामयाबी के साथ स्कूल भेज रहे हैं। इधर कोई पढ़ाने वाला नहीं था, हमारा हालात पढ़ाने का नहीं था, बच्चों लोग का हालत बहुत ख़राब था। बच्चों लोग या भंगार चुनने का या तो मांगने जाने का यही काम था। लेकिन अभी 3-4 साल से भाई शंभू भाई आ रहे हैं और ख़ुद का गाड़ी लेके आ रहे हैं हमारे बच्चों लोग के लिए। अभी हमारे बच्चे लोग पढ़ते हैं, ABCD जानने लगे हैं। स्कूल ऑन व्हील्स को बस के तौर पर तैयार किया गया है। ये बस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों को तालीम फराहम करने में मदद देगी। दरअसल द होप ऑन व्हील्स एक चलता फिरता स्कूल है जो जगह जगह जाकर सड़क के किनारे रहने वाले बच्चों को तालीम फराहम करता है। ये इदारा मुफ्त तालीम फराहम करने के साथ साथ इन बच्चों को सेहत और सफाई सुथराई से मुताल्लिक बुनियादी मालूमात फराहम करके इनकी मजमूई नशोनुमा का भी ख्याल रखता है। 4 साल पहले जब मैं मुंबई आया था तब मैंने देखा कि यहाँ ज़्यादातर छोटे बच्चे भीख मांगते हैं या फिर कचरा बीनते हैं। यह देखकर मुझे बेहद तकलीफ हुई। तब मैंने अपने भाई से बात की और उसने मुझे ये आइडिया दिया। मैंने 2018 में ये बस खरीदी और 2019 से स्कूल ऑन व्हील की शुरुआत की। तंजीम की मुंबई यूनिट ने बेघर लोगों की ज़रूरियात और खिदमात को पूरा करने के लिए इस मुहिम का आगाज़ किया है। इस दौर में बच्चों, नौजवानों और ख़वातीन के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर की तालीम सबसे अहम है,
तो देखिए कि किस तरह इस स्कूल ऑन व्हील को भी अब कंप्यूटर की सहूलियात से आरास्ता किया गया है और बेघर कम्युनिटीज़ को मुफ्त तालीम फराहम की जा रही है। ये स्कूल कई स्ट्रीट किड्स की ज़िंदगी बदल रहा है जो अपने और अपने ख़ानदान के लिए रोज़ी कमाने के लिए सिग्नल पर छोटी छोटी चीज़ें बेचते हैं या फिर भीख मांगते हैं। गौरव कागड़ा के साथ तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और नाजरीन, अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। उर्दू अखबारात के जैसे में जो पहली खबर है वो है रोज़नामा इनकलाब से, और ये खलीज बंगाल में बन रहे डिप्रेशन के मुतालिक है। ओडिशा को एक और तूफ़ान का सामना, शदीद बारिश की वार्निंग। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा बरस का पहला समुद्री तूफ़ान आसानी 10 मई को हिंदुस्तान के साहिली इलाकों से टकरा सकता है। महकमा मौसमियात ने बंगाल और ओडिशा के 4 अजला में शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। साथ ही 7 माहीगीरों को समुद्र में ना जाने की सलाह भी दी गई है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। हमारे समाज से जो हमने खबर ली है वो है 2 सड़क हादसा में 14 अफराद हलाक। महाराष्ट्र के नागपुर में 7 और यमुना एक्सप्रेसवे में 2 नए जजों की तकर्री की गई है सुप्रीम कोर्ट में, और कोर्ट ने हफ्ते को नए जजों की तकर्री के साथ ही एक बार फिर अपनी पूरी सलाहियत हासिल करने की तरफ राह पकड़ी है। नए जजों के अगले हफ्ते के अवाइल में हलफ लेने के बाद अरार-ए-इस्मा में जजों की तादाद 34 हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जजों की मंसूरशुदा तादाद 34 ही है। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ। BRO ऑर्गेनाइजेशन की सलाहियत में इजाफा करना चाहिए। वज़ीर दिफा राजा सिंह ने यह कहा है कि यौम तासीस के मौके पर कि BRO जो है पूरी तरह से मुल्क के अंदर सरहदी इलाकों में ढांचागती तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और ये ख़बर हमारा समाज से है, और ये ख़बर है सड़क हादसा से मुतालिक। कल हादसा का दिन था और कई हादसे हुए हैं। 2 सड़क हादसा में 14 अफराद हलाक हुए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में 7 और यमुना एक्सप्रेसवे में एक ही कुंबे के 7 अरकान की दर्दनाक मौत हुई है। ओडिशा को तूफ़ान का सामना, शदीद बारिश की वार्निंग जारी की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा बरस का पहला समुद्री तूफ़ान आसानी 10 मई को हिंदुस्तान के साहिल इलाकों से टकरा सकता है। तो ये थे आज के उर्दू अखबारात की सुर्खियाँ, और अब एक बार फिर से अहम सुर्खियों की तरफ रुख करते हैं। सुर्खियों से पहले एक नज़र डालेंगे मौसम के हाल पर। और मौसम के हाल के बाद नजर डालते हैं हम सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म मोदी ने कौमी तालीमी पॉलिसी के निफाज में होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि NEP 2020 को हर मुमकिन रसाइश, तराक, शमूलियत और म्यार के मकासद के साथ किया जा रहा है नाफिज। वज़ीर आज़म ने स्कूली तलबा में तकनीक के ओवर एक्सपोजर से बचने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन के हाइब्रिड निज़ाम को डेवलप करने पर दिया जोर।
सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज नागपुर में इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IIM के मुस्तक़िल कैंपस का करेंगे इफ्तिताही तकरीब में मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी और धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे मौजूद। साल के पहले गर्दावी तूफान आसानी के बंगाल खलीज के ऊपर आने का इम्कान। खलीज बंगाल के जुनूब मशरक़ में गहरा दबाव बनने से आज गर्दावी तूफान के तेज़ होने का इम्कान। शाम तक तूफान के खलीज बंगाल के ज़बरदस्त गर्दावी तूफान में तब्दील होने का इम्कान। माहीगीरों को समुद्र में न जाने की वार्निंग जारी। बीजेपी लीडर तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। मोहाली कोर्ट की गिरफ्तारी के वारंट के खिलाफ समाअत में हाईकोर्ट ने बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक लगाई रोक। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के खुले कपाट। बद्रीनाथ धाम में बड़ी तादाद में अकीदतमंद मंदिर में कर रहे हैं पूजा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन समेत G7 लीडर यूक्रेन के साथ जेलेंस्की से वर्चुअल तौर पर करेंगे बातचीत। बरतानिया यूक्रेन को 1.3 बिलियन पाउंड और फौजी इमदाद फराहम करेगा। तबाहशुदा शहर से निकाले गए मारियोपोल के शहरी रेजिमेंट्स पहुंचे। IPL 2022 में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। एक और मैच में चेन्नई और दिल्ली कैपिटल्स होंगे आमने सामने। इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।